नमस्कार दोस्तों, आज एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में, जहां पर हम भारत में प्रचलित विभिन्न कानूनों तथा कानूनों में होने वाले नित नए परिवर्तनों के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जा रहे इस कानूनों की नई व्याख्या के बारे में जानते हैं। उसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के वीडियो के साथ मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है इस वीडियो के अंदर और आपके न केवल एकेडमिक जीवन के लिए बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है ये वीडियो जो आज मैं बनाने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आप तक सीधे पहुँचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला जाता है तो यह तो वो पुराने प्रेसिडेंट्स पर मामले निर्धारित कर देती है या फिर वो कोई नई रूलिंग देती है। तो आज उसी पर हम बात करेंगे। एक केस नया आया था, उसी के संदर्भ में आज हमारी आपकी चर्चा होगी। और लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर आप PCSJ की तैयारी कर रहे हैं तो आप कलम और कॉपी यानी कि पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ आप नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आज की ये वीडियो में जितनी भी मैं आपको जानकारी दूंगा वो सारी जानकारी को अगर आपने सजो कर रख लिया, एकजुट करके रख लिया, तो आपके एकेडमिक जीवन के साथ साथ प्रैक्टिस के जीवन में साथ साथ जो आपका व्यवहारिक जीवन है, तमाम समस्याएं आती रहती हैं, काफ़ी आपको हेल्प करेगा, काफ़ी मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में माइनर चाइल्ड्स मतलब कि जो अवयस्क बच्चे हैं और बूढ़े माँ बाप हैं और जो एक विवाहिता जो पत्नी होती है, तलाकशुदा या तलाकशुदा नहीं है, वो पति से किसी कारण से अलग रह रही है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे एक्ट के माध्यम से प्रावधान किए गए हैं। और आज हम उन सभी एक्टों के बारे में चर्चा करेंगे, उन सभी जो भी प्रचलित भारत के अंदर कानून है उनकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या नई डायरेक्शन, क्या नई गाइडलाइंस मेंटेनेंस से संबंधित जारी की है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस केस की ब्रीफिंग कर देता हूं। केस का नाम है रजनीश वर्सेस नेहा। रजनीश जो है वो पति का नाम है, नेहा जो है पत्नी का नाम है। नेहा जो है वो 2013 में, अब आपको मैं पूरा बताता हूं कि क्या हुआ था। जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, ये दो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को निर्धारित किया है, जिन्होंने इस मामले का जजमेंट दिया है और इसमें मुख्य भूमिका जस्टिस इंदु मल्होत्रा की रही है। ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखेंगे अगर तो क्रिमिनल अपील नंबर, क्योंकि क्रिमिनल मामला था तो क्रिमिनल अपील नंबर 730 आउट ऑफ 2020 का 730वां मामला था, जो कि 2018 में SLP जो कि संविधान के आर्टिकल 136 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लाई जाती है, उसके द्वारा उस SLP नंबर 9503 2018 इसके माध्यम से ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आई थी। लेकिन ये 2013 का मामला है। तो 2013 के इस मामले में क्या हुआ और क्यों मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, आइए हम उस मामले को यहाँ पर जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो आइए बात करते हैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो इन दोनों लोगों की शादी हुई थी, रजनीश और नेहा की, 2010 में। और 2010 में शादी होने के बाद इन दिस केस द प्रेजेंट criminal appeal arises out of an application for interim maintenance filed by the petitioner under section 125 of CRPC by the respondent Neha and his minor son। अब आप देखिए कि क्या हुआ कि पहले दोनों में शादी हुई, दोनों सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक दोनों के बीच में झगड़ा होता है, फिर वो उससे अलग रहने लगती है और अलग रहने के दौरान जब उसका बच्चा पैदा होता है, नेहा को जब वो माँ बनती हैं, तो उस अपने माइनर चाइल्ड के सेवा के लिए, उसकी देख रेख के लिए वो जो रजनीश हैं इनके ऊपर भार आरोपित करती है कि वो अपने पत्नी का और बच्चे का जो है भरण पोषण करें। इसके लिए वो 125 ऑफ CRPC में एक वाद दायर करती है। और जो नेहा है उन्होंने जनवरी 2013 में अपना मैट्रिमोनियल हाउस यानी कि अपना जो वैवाहिक घर था, अपने पति का जो घर था, उसको जनवरी 2013 में छोड़ दिया था। और उसके बाद अगर बात करें तो 2/9/2013 यानी कि 2 सितंबर 2013 को
आफ्टर द बर्थ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2, यानी कि जो उसका बेटा था वो पैदा हुआ, तो एक एप्लीकेशन फाइल की इंटरिम मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 125 CRPC ऑन बिहाफ ऑफ हर एंड हर माइनर चाइल्ड। अपने और अपने बच्चे के, जो उसका बच्चा पैदा हुआ था माइनर चाइल्ड, उसके बिहाफ पर मेंटेनेंस का, इंटरिम मेंटेनेंस का बात। आप जानते हैं जब इंडिया के अंदर ये कानून है कि चाहे आप वो हिंदू मैरिज एक्ट ले लीजिए, स्पेशल मैरिज एक्ट ले लीजिए, आप चाहे सेक्शन 125 ले लीजिए, चाहे हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन एक्ट ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, आपको वहाँ पर एक इंटरिम का प्रावधान मिलता है। इंटरिम का मतलब ये होता है कि अगर जो भी पक्षकार अगर इसमें अक्षम है अपने खर्च उठाने में, मामले के खर्च वहन करने में, तो जो सक्षम है उसके द्वारा उसका वहन किया जाएगा। ये नियम है यहाँ के लिए, तो वो इंटरिम मेंटेनेंस होता है। जैसे कि आप अगर सेक्शन 24 पढ़े होंगे हिंदू मैरिज एक्ट का, तो उसमें ये प्रावधान किया गया है। सेक्शन 17 पढ़े होंगे आप क्या कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट का, उसमें भी आपको ये प्रावधान किया गया है। सेक्शन 20 आप पढ़े होंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, उसमें बहुत सारे जितने भी एक्ट है भी आपकी हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो ये सब हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, द लर्न फैमिली कोर्ट वाइड ए डिटेल्ड ऑर्डर ऑन 24/8/2015, मतलब 2013 को ये वाद न्यायालय में गया फैमिली कोर्ट में, और लर्न फैमिली कोर्ट के जज ने उन्होंने जो 24/8/2015 को अपना जो उन्होंने ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर में उन्होंने इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया, और उन्होंने कहा कि 1/9/2015 से 15,000 रुपये पत्नी, और 1/9/2013 से 31/8/2015 तक 10,000 रुपये, और 31/8/2015 से 15,000 रुपये माइनर चाइल्ड को जो है वो पिटिशनर वो देगा। मतलब कि उसके पत्नी यानी पति को, रजनीश को, अपने नेहा को और अपने बच्चे को इतना देना है इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, ये निर्धारित किया गया। और जब ये निर्धारित किया गया तो इसी के विरुद्ध अपील में नागपुर बेंच, जो कि हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट की, तो उसमें ये मामला संस्थित हुआ। द अपीलेंट हस्बैंड चैलेंज द ऑर्डर ऑफ फैमिली कोर्ट वाइड क्रिमिनल रिट पटिशन नंबर 875/2015। आप ये सब सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा। ये रिट पटिशन नंबर जो हाई कोर्ट नागपुर बेंच में गया था, ये रिट पटिशन क्रिमिनल था, जिसका जो रिट पटिशन नंबर था वो था 875/2015, मतलब 2015 का 875वां ये रिट पटिशन था क्रिमिनल उस नागपुर बेंच में, फाइल्ड बिफोर द नागपुर बेंच ऑफ ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट। और इसके बाद क्या हुआ, द ऑनरेबल हाई कोर्ट dismissed the writ petition and on order dated 14/8/2018 and affirmed the judgment passed by learned family court। जो फैमिली कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया गया था, जो ऑर्डर दिया गया था, जैसा कि आपको मैंने बताया था किस दिनांक को दिया गया था, 1/9/2015 से दिया गया था, 24/8/2015 को वो ऑर्डर था। तो उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि जो निर्णय दिया गया है फैमिली कोर्ट के द्वारा वो सही है। और जो साथ ही साथ जो रजनीश को ये भी कहा गया कि आप जो है अब शीघ्रता से एक समय निर्धारित कर दिया गया कि आप इस समय के अंदर जो इंटरिम मेंटेनेंस की बची हुई राशि है, जो एरियर्स हैं, उनका आप भुगतान करिए। लगभग 5 लाख का हो रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि आफ्टर दैट द कोर्ट आस्क्ड अपीलेंट हस्बैंड to file his affidavit and income tax return period of 2005 and 6। तो उन्होंने 2005-6 का अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कहा पति से, रजनीश से, कि आप भरिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसको दिखाइए हमको, फिर उस हिसाब से हम ये तय करेंगे कि आपको कितना देना है कितना नहीं देना है। जो कि क्योंकि उन्होंने ये प्ली किया था हाई कोर्ट में कि हम जो है हमारा बिजनेस चौपट हो गया है, इसमें हम खुद ही दर दर भटक रहे हैं, तो हम किसी को मेंटेनेंस देने की स्थिति में नहीं है। हमारी स्थिति वो नहीं है कि हम इतना मेंटेनेंस दे सकें, क्योंकि इतना हमारा खुद की अर्निंग नहीं है। तो ऑन 11/9/2019, 11 सितंबर 2019 को द हस्बैंड डायरेक्टेड बाय द कोर्ट टू पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ 2 लाख एंड अमाउंट पेएबल RS 3 लाख। ये एरियर्स 2 लाख का था और 3 लाख जो आगे की राशि थी, इनको पेमेंट करने की जो है ऑर्डर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। ऑन 17/12/2019, 17 दिसंबर 2019 को, 17/12/2019 को द अपीलेंट वॉज डायरेक्टेड टू पे एन अमाउंट ऑफ RS 1,45,000, 1,45,000 रुपये देने की बात फैमिली कोर्ट ने कही टू द रिस्पोंडेंट विद इन द पीरियड ऑफ
45 डेज, 45 दिन के अंदर 1,45,000 रुपये का पेमेंट करने के लिए फैमिली कोर्ट ने डायरेक्ट किया। द ऑर्डर ऑफ फैमिली कोर्ट विच वॉज अफर्म्ड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो अफर्म्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जब ये मामला 2018 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो केवल वहाँ पे फैमिली कोर्ट ने जो मामला था उसने हाई कोर्ट ने, नागपुर बेंच ने, जैसे कि आपको बताया मैंने, अफर्म किया था। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अफर्म किया और इस बात पर मुहर लगा दी कि आपका दायित्व तो बनता है कि आप उसका मेंटेनेंस करें। और बल्कि उन्होंने कहा कि और राशि तब से अगर अब में परिवर्तन हुआ है महंगाई दर में तो राशि बढ़ाई भी जा सकती है। तो उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने वही 15,000 पर मंथ बच्चे के लिए और 15,000 पर मंथ उस माइनर चाइल्ड की देखभाल के लिए, उसकी कस्टडी के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इतना का जो है निर्धारण किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अब फिर ये बात जब, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई बात एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में जाती है आर्टिकल 136 में, जब एसएलपी के माध्यम से कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो उसमें सबसे पहली बात ये देखी जाती है कि वेयर द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज अराइजेस, डिस्प्यूट ऑफ लॉ कहाँ पैदा हो रहा है, मतलब कि विधि में असामंजस्य की स्थिति कहाँ बनी हुई है। इस बात को निश्चित करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर विधि में असामंजस्य की स्थिति नहीं है तो एसएलपी में आप जा नहीं सकते हैं। तो इसमें देखा गया कि इसमें क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई एसएलपी के बाद, उसको अब ये देखते हैं। सबसे पहले ये कहा गया कि आर्टिकल 15(3) में, जो कि एसएलपी के माध्यम से कहा गया था, तो जो डिफेंस का जो लर्न काउंसिल थे उनके सुनने के बाद जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने बताया कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर। आपने आर्टिकल 15(3) पढ़ाई होगा, वो समता के नियम के में जो है 14 से 18 तक समता के अधिकार, मौलिक अधिकारों में, उसी में वो आता है। और उसमें ये प्रावधान किया गया है कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान बनाने के लिए राज्य को कोई भी विधि निवारित नहीं कर पाएगी, मतलब राज्य बना सकता है, राज्य के पास अपना विवेकाधिकार है, ये संविधान उनको प्रदत्त करता है। तो जब ये बात हुई तो क्या बिल्कुल सही बात है। तो ये जो जितने भी लॉज हैं, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कि अपने जजमेंट में ये कहा है कि अगर मेंटेनेंस की व्यवस्था वाइफ्स के लिए, डिपेंडेंट महिला के लिए अगर नहीं की गई, अगर बच्चियों के लिए नहीं की गई, तो वो प्रोस्टिट्यूशन जैसे बहुत, मतलब कि बर्बर कृत्य में, बहुत ऐसे कह सकते हैं असामाजिक और बहुत ही बेकार कार्य में धकेले जा सकते हैं, जिसके लिए उनको बचाना आवश्यक है। कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया और कहा कि उनको उस गर्त से बचाना बहुत आवश्यक है, इसलिए मेंटेनेंस का निर्धारण करना और टाइम से करना ये बहुत आवश्यक है, और इसके लिए ये केस और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि चंदर कौशल वर्सेस मिस्टर वीना कौशल, चंदर कौशल एंड अदर्स वर्सेस वीना कौशल, ये मामला था 1978 का। आप इसको नोट करते चलिएगा, इसको जाकर के आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा क्या मामला था और ऑनरेबल एससी ने इसमें क्या डिसाइड किया था। ये आर्टिकल 15(3) के ऊपर है, जो कि ये जिसमें ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्लियर कट प्रोविज़न है संविधान के अंदर कि राज्य के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कोई भी विधि बना सकता है, और कोई भी जो प्रचलित विधि है वो उसको उससे प्रिवेंट नहीं कर सकती है। दूसरा केस था इसी में नानक चंद्र वर्सेज चंद्र कृष्ण अग्रवाल, नानक चंद्र वर्सेज चंद्र कृष्ण अग्रवाल, 1969 का ये केस था। इसमें ये कहा गया था, जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ था कि क्या जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1955 है और जो CRPC 1973 का सेक्शन 125 है, इसके अंतर्गत जो मेंटेनेंस का प्रावधान है या जो प्रावधान दिए गए हैं, इसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी है क्या। तो 1969 में ये केस आया था, आप नोट करते चलिएगा, नानक चंद्र वर्सेज चंद्र कृष्ण अग्रवाल। इसमें द सुप्रीम कोर्ट held that there was no inconsistency between the section 125 of CRPC and the HAMA Act 1955 of India. That's clear? इसके आगे चलते हैं। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दूसरा ये था कि सेक्शन 4, सेक्शन 36 एंड सेक्शन 37 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसके बारे में चर्चा की गई थी। क्योंकि ये जितने भी अब हम आपको एक्ट्स की चर्चा करेंगे, ये सारे एक्ट
किसी न किसी को मेंटेनेंस, किसी न किसी को रिलीफ देने के लिए ही हैं। तो इसमें कहा गया था जो 36 है इस एक्ट का, जो 4 है वो तो डेफिनेशन क्लॉज में है, वो तो उसमें परिभाषा दी गई है कि क्या होता है एलिमनी, क्या होता है, किस प्रकार से मेंटेनेंस होता है, डिपेंडेंट वुमेन क्या होती है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। और 36 में बताया गया है एलिमनी पेंडेंट लाइट। पेंडेंट लाइट का मतलब होता है इंटरिम मेंटेनेंस, मतलब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस, जो खर्चे की बात होती है वो 36 में बात की गई है। और 37 में बात की गई है परमानेंट एलिमनी ऑफ एंड मेंटेनेंस, कि जब केस डिसाइड हो जाए तो कोर्ट जो फाइनल ऑर्डर कर देता है उसे परमानेंट एलिमनी या मेंटेनेंस कहते हैं, ये इसमें बात की गई थी। ये क्वेश्चन आया कि क्या इसके बीच में डिस्प्यूट है, क्या 125 में देना ज़्यादा सही रहेगा कि इसमें सही रहेगा। बहुत सारे केस की भी चर्चा इसमें की गई थी। उसके बाद जो दूसरे एक्ट की बात की गई वो था सेक्शन 24, सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब जैसे कि जो लोगों ने LLB किया होगा या जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो ये बात पता ही है कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 किस बारे में बात करता है। सेक्शन 24 बात करता है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स। केवल वो इंटरिम मेंटेनेंस की बात नहीं करता, बल्कि साथ ही साथ वो कहता है कि अगर महिला जो है या जो भी पक्षकार वो अगर केस की प्रोसीडिंग की जो खर्चे हैं उसको वहन करने में अक्षम है, तो जो दूसरा वाला पक्षकार है जो सक्षम है वो प्रोसीडिंग का भी खर्च देगा, केस का खर्च भी देगा, उसको भी खर्च देगा। इस प्रकार की ये बात कही गई थी उसमें। 25 में बात परमानेंट एलिमनी की गई है। 26 में द कोर्ट में टाइम टू टाइम पास्ड ऑर्डर्स रिस्पेक्ट ऑफ कस्टडी ऑफ मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ माइनर चाइल्ड। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर जैसे महंगाई दर बढ़ती जाती है, ज़माने परिवर्तन में हो रहे हैं, बच्चा बड़ा होगा तो उसकी भी नीडेड बढ़ेंगी, उसके एजुकेशन में खर्चे बढ़ेंगे, कापी किताब में सारे उसके खर्च बढ़ेंगे, तो उसी हिसाब से जो कोर्ट आर्डर पास करती है मेंटेनेंस के लिए, उसके पास ये भी रहता है कि अगर जो बच्चा है उसकी तरफ से कोई जो उसका लीगल गार्जियन है अगर वो कोर्ट में कहता है कि नहीं इसका खर्च बढ़ गया है, हमें और चाहिए मेंटेनेंस के लिए पैसा, तो कोर्ट में टाइम टू टाइम इसको बढ़ा या घटा सकती है। ये क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फिर बात करते हैं सेक्शन 18 से 23 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसमें एक केस का नाम आप नोट कर लीजिएगा, अभिलाषा वर्सेस प्रकाश। ये एकदम लेटेस्ट केस है, अभिलाषा वर्सेस प्रकाश, एकदम 15/10/2020 को 15 अक्टूबर 2020 को ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड केस है, लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है। इसको भी आप ज़रूर जा कर के पढ़ लीजिएगा। और ये 18 से 23 तक सेक्शन, इसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद फिर सेक्शन 125 ऑफ CRPC की बात की गई अंत में, कि सेक्शन 125 ऑफ CRPC में जो प्रावधान किया गया है उसके अनुसार क्या जो क्वेश्चन है वो एराइज होता है, क्या बात है क्या नहीं है। उसके बाद फिर इसमें जो सेक्शन 125 ऑफ CRPC था, इसमें इसके लिए इस पर डिसाइड करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही द्वारा डिसाइड किए हुए कुछ केसों को बताया उसमें, और उन्होंने कोट किया इस बात को। और उन्होंने बताया कि चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई 2008 में, और चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार 2011 में, और भुवन मोहन सिंह वर्सेज मीना 2015 में। ये केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 125 CRPC में किस प्रकार से मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है और कितना और कैसे डिसाइड किया जाता है, इसकी पूरी चर्चा कर दी है, उसको जाकर के आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा क्योंकि एक और एक्ट बचा हुआ है जो सबसे अंत में इनेक्ट हुआ है 2005 में, उसको आप कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसका सेक्शन 17 से 20 तक आप पढ़ लीजिएगा, जो कि इसी के लिए प्रावधान करता है, एलिमनी के लिए प्रावधान करता है, परमानेंट एलिमनी के लिए प्रावधान करता है, रिसाइड इन हाउस के लिए प्रावधान करता है कि जो जिसमें बराबर का शेयर होल्डर है उसका पति, अगर उसके पति की कोई संपत्ति है तो उसमें उसको रहने का अधिकार है। अब तो 2005 जो जजमेंट अभी आया था नया, आपने देखा होगा, राकेश शर्मा वर्सेज विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा, उसमें भी इसमें तो ये भी डिसाइड कर दिया गया है कि SR बत्रा वर्सेज तरुण बत्रा के जजमेंट को ओवर रूल्ड कर दिया गया है। ये भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप देख लीजिएगा इसका क्या सुप्रीम कोर्ट ने इम्पैक्ट दिया था, कि अब तो बच्चियों को पूरा टाइटल दे दिया गया है, तो घर में रहने का, साथ ही साथ बहू को भी अपने ससुर के घर में रहने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। तो उस वीडियो को मैं आपको दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा।
और साथ ही इन जितने एक्टों के नाम हमने आपको बताए हैं, ये सारे एक्ट आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और अब आइए अंत में बात कर लेते हैं कि जो फाइनल डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो क्या दिया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था वो ये था, सबसे पहला जो इशू आया था, और आपको बता दें कि जैसा कि सेक्शन 142 में जो कोई भी क्रिमिनल अपील जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है तो 142 में जो आर्टिकल 142 में जो पावर दिया गया है उसका जो है वो फंक्शन करती है और उससे जो है वो डिसाइड करती है मामलों को और उसी के अकॉर्डिंग्स में कार्य करती है। तो जो सबसे पहला था वो था इशू ऑफ ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन। वो इसलिए राइज हुआ इशू ऑफ ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन की बहुत सारे आपको मैंने केस बताए, बहुत सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट थे, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट थे इस अकॉर्डेंस में। तो बहुत बार आपस में हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। तो उसको लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया, एकदम क्लियर कट गाइडलाइन दिया कि इसके पहले, आज के पहले जो भी गाइडलाइन थी वो जो है आज से प्रभाव में नहीं रहेंगी, और आज से वो प्रभाव में रहेगा जो इस केस के माध्यम से जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच जो जजमेंट देने वाली है। इसके लिए उन्होंने कहा, सबसे पहला उन्होंने कहा कि वेयर सक्सेसिव क्लेम्स फॉर मेंटेनेंस are made by a party under different statutes, the court will consider an adjustment or set off of the amount awarded in the previous proceedings, whether any further amount is to be awarded in subsequent proceedings। मतलब उन कोर्ट ने सीधे कहा कि जब भी कोई इस प्रकार के मामले, कोई कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपकी हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी कोर्ट हो, इस प्रकार के मामले जब वो डिसाइड करने लगे तो वो पूरी इस बात की जांच कर ले कि इसके पहले इस मामला कहीं कहाँ था और उस मामले में क्या क्या ऑर्डर दिया जा चुका है और क्या क्या जो है किस किस ऑर्डर का जो है एग्जीक्यूशन हो चुका है, कौन कौन सा ऑर्डर प्रवर्तन में चल रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा, इट इज़ मेड मैंडेटरी फॉर बोथ ऑफ एप्लीकेंट्स टू डिस्क्लोज द previous proceedings and the orders passed there in the subsequent proceedings। और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि जो एप्लीकेंट है उसके लिए भी ये मैंडेटरी कर दिया कि आप एक एफिडेविट फाइल करिए और ये बताइए कि आपका किस किस कोर्ट में वाद प्रचलित किया गया है, किस किस कोर्ट में वाद है और किसके द्वारा क्या ऑर्डर, क्या जजमेंट दिया गया है, क्या दिशा निर्देश है और किसका क्या एग्जीक्यूशन है, ये आप भी बताइए साथ ही साथ। उसके बाद एक और बात कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है इस जजमेंट में, वो ये है कि द एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ शैल बी फाइल्ड बाय द बोथ ऑफ पार्टीज़। मतलब कि चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, इस मामले के दोनों जो पक्षकार होंगे, दोनों के द्वारा अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़, मतलब जो उसके पास संपत्ति है और जो उसके दायित्व है, मतलब जो भी पेएबल है। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कोई कर्ज लिया है, बैंक से कोई लोन लिया है, कोई ज़मीन खरीदी है, कोई ब्याज पे पैसा उठाया है, कुछ भी ऐसा है तो उसको, और अगर कोई उसका बिजनेस चल रहा है, कोई वो काम करती है, उसके नाम पर कोई संपत्ति है, उसके नाम पर कोई खेत है, कोई कुछ भी है, तो वो उसको डिस्क्लोज करेगी कोर्ट के सामने। एंड द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस में बी इन्फोर्स्ड एज ए मनी डिग्री ऑफ ए सिविल कोर्ट। जो सिविल कोर्ट जो मनी डिक्री का एग्जीक्यूशन जिस प्रकार से करती है, सेक्शन 51, 55, 58 एंड 60 एंड ऑर्डर 21 ऑफ CPC के अकॉर्डेंस में जिस प्रकार से सिविल कोर्ट जो है इस प्रकार के प्रोसीडिंग की बात करती है कि किस प्रकार से मनी डिक्री का एग्जीक्यूशन होगा, ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार के जो मामले होंगे इसमें जो ऑनरेबल कोर्ट द्वारा जो भी पास किया जाएगा इसी प्रकार से पास किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सेक्शन 28A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 20+6 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड सेक्शन 128 ऑफ CRPC में जो एग्जीक्यूशन के प्रावधान दिए गए हैं उसके माध्यम से भी इसका एग्जीक्यूशन होगा। और जिस प्रकार से उसमें अगर जो फॉल्ट की बात की गई कि अगर डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस की जो रकम है उसको देने में डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके लिए क्या प्रोसीडिंग्स हैं, उसके लिए भी बात की गई है। तो उस सारी प्रोसीडिंग्स उस पर लागू होंगी, ये था। और क्राइटेरिया टू डिसाइड कि किस प्रकार से मेंटेनेंस डिसाइड किया जाए, उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 बिंदु बताए हैं। और 5वें बिंदु में आप देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले बात उन्होंने कहा क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए एज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पार्टीज़, उनकी उम्र क्या है और वो क्या करते हैं,
कितना कमाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या जीवन शैली है और कितनी उम्र हो चुकी है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात उन्होंने कहा राइट टू रेजिडेंस। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 17 में जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट टू रेजिडेंस का अधिकार प्राप्त हो गया है, और अब तो एकदम से क्लियर भी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने अभी पिछले महीने ही जो जजमेंट दिया उसमें क्लियर करके दिया है। और इसके बाद बात आता है वेयर वाइफ इज़ अर्निंग इनकम। अगर पत्नी जो है वो पैसा कमा रही तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, तो उस स्थिति में किस प्रकार से मेंटेनेंस का निर्धारण होगा, उसकी भी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट करता है। और उन्होंने 1-2 केस भी कहे थे, एक शैलजा कुमारी वर्सेज खबन्ना और दूसरा सुनीता कुशवाहा वर्सेज अनिल कुमार। और फिर चौथी बात आती है अगर कोई माइनर चाइल्ड है उसकी बीवी के साथ तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा कि वो कितने उम्र का है, किस क्लास में पढ़ता है। एकदम शिशु है तो उसका मेंटेनेंस किस प्रकार से होगा, अगर वो पढ़ने वाला है तो उसका मेंटेनेंस किस प्रकार से होगा। वो जिस प्रकार से मतलब कि जिस समय वो केस प्रचलित होगा उस समय जो भी खर्चे होंगे उस हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। और 5वां जो उन्होंने कहा सीरियस डिसेबिलिटी और इल हेल्थ। अगर पत्नी जो है वो किसी सीरियस डिसेबिलिटी से जूझ रही है या उसकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, मरणासन है, ऐसी स्थिति में किस प्रकार से, तो मतलब कि 5 प्रकार की परिस्थितियाँ बताई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और बताया कि इस प्रकार की परिस्थिति में इस प्रकार से जो मेंटेनेंस की रकम है उसका निर्धारण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस केस में यही हुआ है कि ये नई डायरेक्शन और नई गाइडलाइन जारी की गई है। और इसमें जो गाइडलाइन है उसके माध्यम से 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कर दी गई हैं। एक ये कि डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बाय बोथ पार्टीज़, और तीसरा जो सबसे बड़ी बात थी उसमें ये था कि जो मेंटेनेंस की रकम अवार्ड होगी वो उसी तारीख से होगी जिस तारीख से मेंटेनेंस के लिए वाद कोर्ट में पेंडिंग है। द मेंटेनेंस इन ऑल केसेस विल बी अवार्डेड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस इन एनी कोर्ट। मतलब आप, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो भी चाहे आप कई बार महिलाएं क्या होता है कि वो कई एक्ट्स के अंतर्गत मेंटेनेंस की मांग करती हैं, उनको बाद में पता चलता है कि इसमें ज़्यादा मिलता है तो दूसरे में, तो इसमें ये कहा गया है कि एक बार अगर किसी एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस डिसाइड हो गया तो दोबारा उस मामले की सुनवाई किसी दूसरे एक्ट के माध्यम से नहीं की जाएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण इसके पॉइंट थे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग लॉ के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए और महत्वपूर्ण है, और अगर आप PCSJ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आप एक फैमिली पर्सन है, एक सोशल पर्सन है, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी साइटेशंस हैं, जो भी केसेस हैं, जो भी एक्ट्स के नाम है उसको आप नोट डाउन करके उसको पढ़ लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।